told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 31, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को सोसाइटी में सेपरेट किया जाता है। आज हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये भेदभाव आज भी है। इसी को मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं ये वो ग्रुप होते हैं जिनको सोसाइटी में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, यानी कि ये सोसाइटी में इक्वल दर्जा नहीं हासिल कर पाते हैं। ये आइसोलेशन, यानी कि लोग जो हैं इनसे अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन से ये पीड़ित होते हैं, यानी कि सामाजिक भेदभाव इनके साथ किया जाता है। अब भारतीय सोसाइटी की बात करें तो हमको पता है कि यहाँ भी मार्जिनलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा व्याप्त है। मार्जिनलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी लेकर आता है। लोअर कास्ट और अनटचेबल्स जो होते हैं, इसके साथ साथ ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, इन सब को हम मार्जिनलाइज कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाता है? लोअर कास्ट के लोग जिनसे समाज में भेदभाव होता है, अनटचेबल्स जिनको हम अछूत मानते हैं कि हमारे बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, और तीसरे इसमें ट्राइबल ग्रुप्स भी आ जाते हैं जो कि ट्राइबल लोग रहते हैं, जो कबीलाई। The makers of our constitution were aware of the deep roots of marginalization in our society. They realized that special provisions would have to be made to bring these groups into mainstream. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो थे, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर आई थिंक के एम पन्नीकर भी थे, इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो ये जो लोग थे इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। ऐसा कहा गया है कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय 166 बार मीटिंग्स की गई थी, यानी कि 166 इसके सेशंस हुए थे, और इसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था, जो कि एक बहुत ही लंबा समय होता है। और इसको बनाते समय हर एक व्यक्ति को, हर एक तबके के, हर एक जगह के व्यक्ति को, हर एक धर्म के, जाति के व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया था, ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एक आइडियल बनाया जा सके जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक की तरह रहे। तो यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये भली बात ही पता था कि भारतीय सोसाइटी के अंदर मार्जिनलाइजेशन जो है वो बहुत ही डीपली घुसा हुआ है, और इसलिए उनको पता था कि मार्जिनलाइजेशन जैसे कीड़े को हटाने के लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने पड़ेंगे, कुछ स्पेशल ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे ताकि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ सकें, यानी कि उनको बराबरी का दर्जा दिया जा सके। फॉर इक्वालिटी टू बी ट्रूली मीनिंगफुल दे वुड हैव टू बी गिवन द एबिलिटी टू एंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एज द रेस्ट। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फ्रीडम के बारे में, बहुत सारे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू इक्वालिटी है, एट्सेट्रा। तो राइट टू इक्वालिटी का सही मायने में अगर मतलब निकालने जाएं तो वो तभी पॉसिबल है जब हर एक तबके का व्यक्ति, हर एक फील्ड का व्यक्ति, हर एक धर्म जाति का व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर पाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी राइट टू इक्वालिटी को एंजॉय कर पा रहा है। चेयरमैन के तौर पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ये इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं ताकि इनको मेन स्ट्रीम में, यानी कि ऊपर लाने में मदद मिल सके। 3 ग्रुप्स, द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs, they were given both temporary and permanent aid to raise their position in society. In terms of population, they form a minority in society. तो 3 ग्रुप्स की हम अक्सर बात करते हैं जब भी हम फॉर्म्स वगैरह भरने जाते हैं, तो उसके ऊपर 3-4 कास्ट दी होती हैं, SC, ST, OBC या फिर जनरल। तो जनरल जो हैं उनको छोड़कर बाकी तीनों कास्ट को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में शामिल किया गया है, और इनको टेम्पररी और परमानेंट दोनों ही तरह से सुविधाएं देने की कोशिश की गई है ताकि अपनी पोजीशन को सोसाइटी में रेज कर सके। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो भी ये लोग जो हैं ये हमारी सोसाइटी के अंदर माइनॉरिटी में आते हैं।
तो मार्जिनलाइजेशन जो है वो बहुत ही गंभीर समस्या है भारतीय सोसाइटी के लिए। आगे हम पढ़ेंगे शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। सेंचुरीज़ की बात की जाए अगर, कई सदियों तक इंडियन सोसाइटी जो है वो कास्ट सिस्टम के आधार पे ही डिवाइडेड रही है। अनटचेबल्स जो थे उनको आउटकास्ट किया गया था क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के अंदर सूट नहीं करते थे, फिट नहीं करते थे। They were forced to take up unclean occupation like carrying night soil and cleaning animal flesh. अब ये जो लोग थे अनटचेबल्स, इनको फोर्सफुली यानी कि शेड्यूल कास्ट में जो है इनको फोर्सफुली ऐसे ऑक्यूपेशंस दिए जाते थे जो काफ़ी गंदे होते थे, जैसे कि एनिमल्स को क्लीन करना एंड कैरिंग नाइट सॉइल यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिमूव करने का जो काम होता था वो इनको दिया जाता था, जो कि बहुत ही भद्दे काम है। इन लोगों को फोर्स किया जाता था टाउन्स और सिटीज़ से बाहर रहने के लिए। ऐसा कहा जाता था कि ये लोग अपर कास्ट के रहने का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर अपर कास्ट वाले जनरल लोग रहते हैं, उस जगह को ये पोल्यूट कर देंगे, इसलिए इनको सिटीज़ और टाउन से बाहर रखा जाता था। इन लोगों को एजुकेशन, जॉब्स देने के लिए कोई इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ना इनको एजुकेशन दी जाती थी, ना ही जॉब्स दिए जाते थे, और इनको एक गरीब और एक बड़ी ही दयनीय स्थिति में रहने पे मजबूर किया जाता था। यानी कि इनको एजुकेशन और बराबरी का दर्जा बिल्कुल ही नहीं था। ये लोग सोशली भी ऑस्ट्रेसाइज्ड थे एंड नॉट परमिटेड टू यूज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक वेल्स एंड टैक्स। इन लोगों को सामाजिक तौर पे भी इनका बहिष्कार किया जाता था। इन लोगों को परमिशन नहीं दी जाती थी कि ये आम लोगों के पब्लिक जो वेल्स और टैंक्स रहते हैं, जहाँ से पानी लिया जाता है, इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए भी इनको मनाही थी। इनको मंदिरों में भी नहीं आने दिया जाता था। बहुत सारे रिफॉर्मर्स जैसे कि महात्मा गांधी जैसे थे, उन लोगों ने इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लागू किए थे, लेकिन हर एक व्यक्ति उन रिफॉर्म्स को नहीं मानता है क्योंकि इतने लंबे समय से चले आ रहे चीज़ों को चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे रिफॉर्मर्स के बाद कोशिश की गई इनकी कंडीशन को सुधारने की। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इन्होंने इनको एससी ग्रुप में रखा है, एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, और इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, और इनको दलित्स कहा जाता है, दलित लोग कहा जाता है, जो कि सोशली बैकवर्ड रहते हैं, वी कैन से, जैसे कि शेड्यूल कास्ट। तो इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। दूसरी जो कास्ट आती है दैट इज़ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। भारत जो है बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का घर रहा है। ट्राइबल लोग जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। अब ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, और ये लोग भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कई सदियों से आइसोलेट यानी कि अलग रखे गए हैं। इससे इनका जो डेवलपमेंट जो है हमारे शहरों की तरह, या कि ह्यूमन डेवलपमेंट इनका ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इनका कल्चर जो है वो यूनिक है, और वो अपने आप में ही एक यूनिकनेस के कारण डेवलप होता गया है अंदर ही। कुछ ट्राइब्स ऐसी भी हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में शामिल किया गया है, उनको भी स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही। अब यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, ट्राइबल्स हैव लिव्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। यहाँ जो आप देख रहे हैं ट्राइबल लोग हैं। अगर आज इस पहनावे में कोई व्यक्ति शहर या गांव में आ जाए तो उसको सिंपली आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जाएगा, किस नज़र से उसको देखा जाएगा, बट ये उनका कल्चर है जिसको वो अभी भी प्रिजर्व करके बैठे हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाए तो एससी और एसटी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी मंडल कमीशन जो था, उन्होंने 3743 बैकवर्ड कास्ट को आइडेंटिफाई किया था, जो कि पोवर्टी यानी कि गरीबी से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। और इन्हीं को 3743 बैकवर्ड क्लासेस जो कास्ट जो है, इनको मिलाकर ही बनता है हमारा ओबीसी ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो हमने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल ओबीसी के बारे में जाना है यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि इनको आगे लाने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए किया क्या गया है। तो पहला है प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए जो प्रोविजंस लाए गए हैं, मेजर्स लिए गए, वो पहला पॉइंट दिया गया है, पीपल कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूज़ ऑफ
public facilities like shops, hotels and malls. They can also use common wells, tanks, roads and other public infrastructure. अब प्रेजेंट टाइम की बात करें, आप देखते ही हैं कि आज कोई भी पब्लिक जगह है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते हो, भले वो शॉपिंग मॉल्स हों, होटल्स हों, पार्क्स हों, रेलवे स्टेशन हो, एट्सेट्रा, कोई भी चीज़ हो। तो ये प्रोविज़न उन लोगों को बराबरी का दर्जा दिलवाने में सबसे अहम रहा है कि भाई किसी भी तरीके का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा इन एनी केस। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। दूसरा, अनटचेबिलिटी को हमारे समाज से अनटचेबिलिटी को पूरे तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी का नाम भी लेता है, यानी कि उसको प्रैक्टिस करता है, कोई किसी को अपने आप से छोटा या अछूत बोलता है, तो वो व्यक्ति पनिशेबल ऑफेंस कर रहा है, यानी कि ऐसा गुनाह कर रहा है जिसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। टाइटल्स, जैसे कि आपको पता है पुराने समय में लोग अपना ओहदा बताने के लिए, अपने आप को समाज में एक अलग रुतबा बताने के लिए नवाब साहब, राजा साहब ऐसे शब्दों का उपयोग करते थे, लेकिन आज इन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया है। आज हम सर ऐसे शब्द जैसे वो उपयोग नहीं करते हैं। नवाब साहब हो गए, राय साहब हो गए, ठीक है, लेकिन आज आप देखेंगे हम सर शब्द का यूज़ करते हैं, बट वो यूज़ करते हैं अपने शिक्षकों के लिए, बट दैट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर आज भी हम आर्मी के अंदर देखते हैं, एयरफोर्स के अंदर देखें, कुछ पोस्ट होती है जैसे कि कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट एट्सेट्रा, लेकिन वो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन को शो नहीं करता है। तो मतलब अगर समाज के अंदर जनरली देखा जाए, जैसे शब्द थे उनको अबॉलिश कर दिया गया, उनका यूज़ नहीं किया जाता है आज। पीपल हैव द राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और लोगों को किसी भी जगह पर देश के अंदर जाकर वो रह सकते हैं, ये आज़ादी दी गई है। और ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनके लिए इसके अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस उनको दी गई हैं। दिस राइट हैज सम रिस्ट्रिक्शंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। अब कहीं भी जाकर आप रह सकते हो, लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिनका कल्चर जो है जंगलों से जुड़ा हुआ है, जिनका रहन सहन, खाना पीना सब जंगलों पर आधारित है, उन लोगों के साथ आप डिस्टर्बेंस उनको क्रिएट ना हो, इसके लिए इस राइट के अंदर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं कि आप कहीं भी जाकर रह तो सकते हैं, लेकिन ट्राइबल लोगों के लिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है। अगला पॉइंट है द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं उन लोगों के हितों की रक्षा कर सके। तो नेशनल कमीशन जो बनाया गया था इसने काफ़ी काम किया है इन लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए। अंतिम पॉइंट यहाँ दिया गया रिजर्वेशंस। आप जानते हैं SC, ST और OBC जो हैं इनके लिए सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर भी इलेक्शंस के अंदर, जॉब्स के अंदर, हर जगह पर इनको सीट्स रिजर्व की गई हैं इन लोगों के लिए। आज काफ़ी सारी जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, भले पार्लियामेंट है या फिर हमारी स्टेट असेंबली रहती है, लोकल इलेक्शंस होते हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी सीट्स जो होती हैं वो रिजर्वेशन के तौर पे इनके लिए रखी जाती है, जहाँ पर सिर्फ इसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स लड़ सकते हैं इलेक्शन। आगे हम देखेंगे सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बारे में। अब भारत की बात करें तो इकोनॉमिक एसेट्स की बात करें, जैसे लैंड और कैटल, इनको अपर कास्ट के लोगों के हाथ में ही पाया गया है और देखा गया है कि ज़मीन है, ज़मींदार जो होते हैं वो, और जो कैटल यानी कि पुराने समय में तो ज़्यादातर यही खेतीबाड़ी और पशुपालन होता था, तो ये दोनों चीज़ें ऊंचे कास्ट के लोगों के हाथ में ही ज़्यादा पाई जाती थी। एजुकेशन, जॉब्स, ये सब चीज़ें भी सिर्फ उनको ही मिलती थी, यानी कि लो कास्ट के लोगों को किसी भी तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। जैसे आज भी कुछ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे BR अम्बेडकर के जीवन पे बना हुआ एक प्रोग्राम, डॉक्टर अम्बेडकर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उनको बचपन में कितना भेदभाव सहना पड़ा था। लोअर कास्ट जो है इनको लो पेइंग ऑक्यूपेशंस में ही एंगेज कर दिया जाता था, जहाँ पर पेमेंट काफ़ी कम होती थी, और इस प्रकार इनके पास इम्प्रूवमेंट का कोई चांस ज़्यादा नहीं मिलता था। अगर किसी व्यक्ति को अच्छी नौकरी उसके हुनर के हिसाब से दी जाए तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ला सकता है अपनी कास्ट के अंदर, अपने लोगों के अंदर, लेकिन ऐसी कोई भी जॉब्स जो इनको दी नहीं जाती थी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन सफर्ड पॉवर्टी एंड इंडिग्निटी। अब ये जो जनरेशन थी SC, ST जो कि लोअर कास्ट, ये लोग हर जनरेशन के बाद और ज़्यादा गरीबी और बेइज्जती का शिकार होते रहे। या नीचे भी आप एक
पिक्चर देखेंगे जिसमें मेंबर्स ऑफ सिक्किम लिम्बू तमंग जॉइंट एक्शन डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ लिम्बूज एंड तमंग्स इन सिक्किम शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ट्राइबल लोग हैं जो कि सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अपनी सीट्स की रिजर्वेशन के लिए डिमांड रख रहे हैं। Therefore, economic inequality has a strong link to social division. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अब ये लोगों को अगर हम अच्छी जॉब्स नहीं देंगे तो इनकी इकोनॉमिक स्थिति सुधरेगी कैसे? तो सीधा सीधा हमारा जो सोशल डिवीजन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें, दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होमलैंड्स बाय डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब आपको पता है आज हम जगह जगह पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिसमें जंगलों को काट कर बनाए जाते हैं डैम्स, रोड्स, वेरियस प्रोजेक्ट्स, अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो ऐसे में इन लोगों को इनकी जो जगह है, जंगल जो है जहाँ पर ये रहते हैं, जिस पर ये आश्रित है, वहाँ से हटा दिया जाता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे सरकार के द्वारा। कभी कभी इन लोगों को रिहैबिलिटेशन यानी कि दोबारा से बसने का मौका दिया जाता है, दोबारा इनको बसाने के लिए सुविधा की जाती है, या फिर थोड़ा बहुत कंपनसेशन, थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया जाता है, भी देखो आपको यहाँ से हमने हटाया, ये लो थोड़ा बहुत पैसा। They too are stricken by poverty and lack of opportunities। और ये लोग पॉवर्टी, गरीबी और अपॉर्चुनिटी के अभाव में बहुत ही ख़राब स्थिति में जीते हैं। रिजर्वेशंस के बाद भी बहुत सारी मेजॉरिटी जो लोग हैं ये नेग्लेक्टेड सेक्शंस जो है इनको सेम जो कंडीशन थी वही चली आ रही है। अब सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए रिजर्वेशन तो दिया है लेकिन इनकी स्थिति में आज भी बहुत ही कम सुधार हो पाया है। इनके ऊपर आज भी जो इल इफेक्ट्स थे सोसाइटी के, वो आज भी उसी से पीड़ित हैं। अगला और हमारा लास्ट टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शंस। अब इसमें क्या पॉजिटिव एक्शन लिया गया है उसके बारे में जानेंगे हम। द रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड टू द SC, ST एंड OBCs एज टूल टू अनडू सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिंग देम ऑन पार विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन के लिए भी इनके लिए रिजर्वेशन किया गया, एजुकेशन फील्ड में भी। जैसे अब किसी एक पर्टिकुलर जनरल कास्ट के स्टूडेंट की बात करें, उसके अगर 85% मार्क्स हैं तो उसका एडमिशन अगर होना है और कॉलेज के अंदर सीट अगर अवेलेबल है तो देन दे कैन गो। बट अगर सीट जो है रिजर्व रखी गई है SC, ST, OBC के लिए, तो वहाँ पर हमारा जनरल कास्ट के किसी व्यक्ति को एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि उन लोगों को एजुकेशन में और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, इसके लिए फ़ीस भी उनके लिए काफ़ी कम रखी गई है। तो इसकी वजह से ये जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी रही। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी, जैसे IAS, IPS आपको या कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना है तो जनरल लोगों के लिए वो एज लिमिट कम होती है, लेकिन SC, ST, OBC वालों के लिए ये थोड़ी सी एज लिमिट ज़्यादा होती है ताकि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बाकी सोसाइटी के साथ खड़े हो सके। It is an attempt to realize the true spirit of the right to equality. This kind of policy comes under the umbrella of affirmative action. तो ये जो है ये राइट टू इक्वालिटी की ट्रू स्पिरिट है एक्चुअली, कि उनको रियल सेंस में हम ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको एक अफर्मेटिव एक्शन का नाम हम दे सकते हैं। A certain quota of seats in government-aided educational institutions and in government jobs has been reserved for SC, ST and OBC. अब ऐसा ही अब प्रेजेंट टाइम की अगर मैं आज की बात करूँ, आज हम बात कर रहे हैं 13 दिसंबर 2022 की, तो आज अगर बात करें तो हर एक प्राइवेट और सरकारी स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी गुजरात में सरकार ने SC, ST और OBC जो हैं उन लोगों के लिए जिनकी इनकम काफ़ी कम है, अगर वो अपनी आवक का दाखिला, जिसको गुजराती में कहा जाए इनकम प्रूफ, अगर जनरेट करते हैं कि उनकी इनकम काफ़ी कम है, तो ऐसे लोगों को स्कूल के अंदर बहुत ही कम फीस पे, नॉमिनल फीस पे, या मैं कहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो हर एक कक्षा के अंदर, हर एक क्लास के अंदर ऐसे 25% बच्चे रहते हैं। इमेजिन करो आपके स्कूल के अंदर 70 बच्चों के 3 सेक्शन हैं, तो 3 सेक्शन का मतलब 210 बच्चे हुए, अप्रॉक्स 200। तो उसमें से समझ लीजिए 25%, अप्रॉक्स 50 to 55 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम तैयार किया है सरकार ने। गवर्नमेंट जॉब्स में भी काफ़ी सुधार की कोशिश की गई है। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये SC, ST और OBC जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इनको सुधारने के लिए, इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन फिर इन रिजर्वेशन पॉलिसीज एवरी थिंग हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर अगर हम इनके नज़रिए से देखें तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन इसका विरोध भी किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रिजर्वेशन जो है
इससे स्टूडेंट्स की क्वालिटी और जो समाज में बनने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आ जाएगी, इनकी क्वालिटी में गिरावट आ जाएगी। कि अगर आप कम मार्क्स में किसी को एडमिशन दे रहे हैं, वो बच्चा उस लायक नहीं है, उसको एडमिशन आप दे रहे हैं, तो इससे एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर पैदा नहीं हो पाएगा, ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। It is essential to remember that a large number of marginalized people still live lives of complete misery doing jobs considered unfit for the general population. लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज भी बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, इस ग्रुप के लोग हैं, जो कि आज भी बड़ी ही गरीबी में, बड़ी ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं और समाज में आज भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। Till the time their plight improves, reservation will continue to be an important tool for improvement. जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता है, तब तक उनके लिए रिजर्वेशन जो है जारी रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह उनके लिए काम करेगा। ऑल्दो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक व्यक्ति के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये जो वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को भी ऊपर उठाना, ये भी हमारे भारत का ही हिस्सा है, तो इनको ऊपर उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है।